अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आजकल के दौर में ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि आप अपनी जो भी नई गाड़ी है या रिलेटिवली न्यू कार है उसको इंश्योर करवाएं। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कि आपकी गाड़ी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बाद कितने साल तक आपको इंश्योर करवानी चाहिए। बेशक आपने न्यू ली है या स्लाइटली यूज्ड में भी ली है, तो कितने साल तक आपको इंश्योर करवाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि कार इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो किस तरह सेट होता है और उसमें क्या क्या कवर होना चाहिए, क्योंकि जो आप प्रीमियम देते हैं ना, ईयरली जो उसके चार्जेस देते हैं आप, वो उसी बेस पे सेट होता है कि आपने क्या क्या चीज़ कवर करवाई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद पाकिस्तान की जो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो डिफरेंट रेट्स देती हैं उस प्रीमियम के, तो वो क्या हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, तकरीबन 3 डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ। इसके बाद हम देखेंगे कि कार इंश्योरेंस के मामले में जो इस्लामिक ऑप्शंस है वो क्या क्या है। एक टाइम आता है उसके बाद इंश्योरेंस वाइबल ऑप्शन नहीं रहती, वो आपको ज़्यादा नुकसान इवन देने लग जाती है। तो जैसा कि ये फाइनेंस चैनल है तो इसमें हम ये भी डिसाइड करेंगे कि एक इंश्योरेंस के नंबर ऑफ़ ईयर्स जब गुजर गए तो उसके बाद के लिए फिर आपने कैसे तैयार रहना है किसी भी इस तरह की एक्सीडेंट या इस तरह के केस में, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको अपने रोज़मर्रा के पैसों में से जो अपने खर्चे के या आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग, उसमें से ना निकालना पड़े, आप ऑलरेडी रेडी हों ऐसी चीज़ के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो आ जाता है कि हमें कार इंश्योर क्यों करवा लेनी चाहिए, चाहे आपने वो अभी गाड़ी नई ली है या चाहे वो 1, 2, 3 साल यूज्ड में भी ली है, तो आपको ज़रूर इंश्योरेंस के लिए जाना चाहिए। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि पिछले 1, 2, 3 साल में गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ही तेज़ी से ऊपर गई हैं, अब बहुत ज़्यादा ऊपर है। और स्पेशली अगर कोई गाड़ी आपकी लग जाती है और आप जाते हैं खासकर कंपनी शोरूम पे और उसको रिपेयर करवाने की कास्ट तो इवन हायर है। कोई आम से आम गाड़ी तक की आपको हेडलाइट जो है वो 1.5 लाख से कम की नहीं मिलेगी। खासकर अगर आप कंपनी से काम करवा रहे हैं तो आपको पार्ट्स इंतहाई महंगे हैं। अगर आप साइड मिरर ही तोड़ देते हैं तो आपको 45,000 तो कहीं नहीं गया। इसलिए दिस इज़ अ नो ब्रेनर कि आपको अपनी नई गाड़ी, चाहे वो 1, 2, 3 साल पुरानी भी है, वो ज़रूर इंश्योर करवा लेनी चाहिए और उस इंश्योरेंस को अगले कुछ साल तक के लिए चलाएँ। इसको आगे देखते हैं कि कितने साल तक चलाना चाहिए और क्यों। अच्छा, अब इसके बाद हमने दूसरी चीज़ जो देखनी है वो ये है कि कार इंश्योर जब आप करवाते हैं तो आप कॉल करते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी को इंश्योर करना है, तो वो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो सेट करते हैं ना, जो ईयरली चार्जेस आपने देने होते हैं, वो किस तरह से सेट होते हैं। एक तो जो पाकिस्तान की जो जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, उन सब का जो फार्मूला है उसको सेट करने का, वो एक सर्टन परसेंटेज ऑफ कार प्राइस जो नई गाड़ी होती है उसके केस में अगर आपने अभी ली है और अभी अभी आप इंश्योर करवाना चाह रहे हैं तो वो गाड़ी की इनवॉइस प्राइस की परसेंटेज, या फिर अगर 2-3 साल पुरानी गाड़ी है तो फिर आपकी जो कार की करंट वैल्यू है उसकी वही वाली परसेंटेज वो लेके और उस परसेंटेज पे गाड़ी का प्रीमियम होता है सेट। और जब वो प्रीमियम सेट हो जाता है तो वो पहले साल जो सेट होता है फिर वो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, जितने साल मर्जी करवाएं, फिर आप वो हर साल उसकी करंट वैल्यू के बेस पे चेंज नहीं होता। वो बस पहले साल जो सेट हो जाता है, चाहे गाड़ी की वैल्यू ऊपर नीचे जाए, फिर वो अगले साल भी आपको प्रीमियम उतना ही देना पड़ता है। इस वीडियो से पहले जो मैं रिसर्च कर रहा था उनके रेट पे, प्रीमियम रेट पे, उसमें मुझे पता चला कि जो लेटेस्ट रेट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो 1.65% से लेके 2.3% तक प्रीमियम सेट करती हैं। यानी कि कुछ कंपनीज़ इनवॉइस प्राइस या करंट वैल्यू का 2.3%, कुछ कंपनीज़ 1.8%, कुछ 1.65%। तो ये जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनके डिफरेंट रेट्स हैं। अच्छा, अब ये रेट जो हैं ये भी इसी तरह नहीं है, इसमें डिफरेंट कंपनीज़ डिफरेंट चीज़ों की कवरेज देती हैं। जितनी उसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं उतना उसका फिर रेट ज़्यादा होता है। और जो ख़ासकर पाकिस्तान की मशहूर अच्छी कंपनीज़ हैं, मसलन एक आदम जी हो गई या IGI इंश्योरेंस हो गई या फिर EFU इंश्योरेंस होगी, जो कि स्पेसिफ़िकली इंश्योरेंस की कंपनीज़ पहले से चली आ रही हैं। अब तो वो बैंक्स वगैरह ने भी अपने बना लिए ना, लेकिन एक वो कंपनीज़ है जो कि बहुत सालों से चली आ रही हैं, तो उनके रेट्स थोड़े हायर साइड पे। आगे जाके हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी थोड़ी ज़्यादा रिलायबल कंपनीज़ हैं। लेकिन इसमें नॉर्मली होता यही है कि जितने भी रेट्स जिनके हाई होते हैं ना, वो ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब चीज़ें इसमें क्या क्या हो सकती हैं, एक तो सबसे पहले बेसिक जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है वो तो सब कंपनीज़ दे रही होती हैं, फिर उसके बाद थेफ्ट भी उसमें शामिल होती है। लेकिन अक्सर कंपनीज़ जो वो पार्ट्स की
थेफ्ट है ना वो नहीं उसमें शामिल होती। यानी कि ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि अगर कोई मसलन आपका शीशा उतार के दौड़ गया या किसी ने बैटरी निकाल ली या गाड़ी का ECU निकाल लिया, इस तरह की चीज़ें हैं, वो कवर्ड है या नहीं, ये चीज़ है। फिर एक होता है एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि कोई सैलाब आ जाता है या कोई इस तरह की नेचुरल कोई कैटास्ट्रोफी हो जाती है, नॉर्मली वो कवर नहीं होता उसमें। स्पेशली कुछ कंपनीज जिनके हायर प्रीमियम्स हैं वो कवर करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद रिएट्स वगैरह जो पाकिस्तान में तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि मॉब ने आके आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए डंडे मार के, या मॉब ने आके आपकी गाड़ी जला दी, तो क्या वो कवर्ड है या नहीं, वो भी नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होता। तो अब आपने क्या करना है, आपने जब इंश्योरेंस के लिए जाना है तो आपने उनसे कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस का पूछना है। अच्छा, इसमें फिर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी एक आ जाती है कि अगर आपने किसी गाड़ी को मार दिया किसी और गाड़ी को, तो उसमें वो जो बंदा था उसको कोई ज़ख्मी वगैरह हो गया है या कुछ, तो आपको कुछ देने पड़ जाते हैं पैसे वगैरह, तो वो थर्ड पार्टी लीगल लाइबिलिटी वो भी शामिल होती है इसके अंदर। ये चीज़ भी आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल में सारी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप जब अपना प्लान सेट करवा रहे हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं शुरू में उनसे पूछना, क्योंकि अब सबको अपने ही पैसे बचाने होते हैं। तो आप जब प्रीमियम ज़्यादा दे रहे हैं तो आप सारी चीज़ें देखें कि उसमें एक्ट ऑफ गॉड कवर होना चाहिए, उसमें फिर ये मॉब्स वगैरह वाली चीज़ कवर्ड होनी चाहिए, यानी कि कोई धरना या जलसा या कोई आते वाते कोई तोड़ जाता है शीशे वगैरह, फिर उसमें पार्ट्स की जो चोरी है, फिर थर्ड पार्टी जो लाइबिलिटी है लीगल, वो कवर होनी चाहिए। और इसके अलावा फिर यानी कि कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस, किसी तरह का भी कुछ हो जाता है तो वो सब कवर होना चाहिए। एक्सीडेंट और थेफ्ट वो तो होता ही है, वो तो सबसे बेसिक है, वो सब में होगा। तो ये सारी चीज़ें भी बाकी आप कंफर्म कर लें जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। जो रेट्स है ना, वो जो रेट्स मैं बता रहा था, जो सबसे कम वाला रेट है मसलन 1.65 वाला, तो हो सकता है वो कंपनी आपको बहुत मिनिमम सी चीज़ें दे रही हो, सिर्फ आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रही हो, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है, और दूसरा फिर उसमें आपको वो दे रही हो कि चोरी हो जाती है गाड़ी, लेकिन बाकी चीज़ें ना दे रही हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लें। तो इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है पार्ट्स की डेप्रिसिएशन, तो वो भी आप अपनी कंपनी से कंफर्म कर लें, क्योंकि पहले साल के बाद नॉर्मली जो ये होता है कि अगर कोई पार्ट वगैरह चेंज करना पड़ता है तो उसका 10% आपको देना पड़ता है, दूसरे साल के बाद 20, और इस तरह ज़्यादा होता जाता है। तो शायद ये जिन कंपनीज़ के कम प्रीमियम्स हैं वो पहले के साल के बाद ही एकदम से 20% आप भी डाल देते हो, तो ये चीज़ें भी आप देख लें। अच्छा, अब पाकिस्तान की डिफरेंट कंपनीज़ देख लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़, और वो कितना रेट प्रोवाइड कर रही हैं इंश्योरेंस का। ये अब आपकी गाड़ी चाहे वो 30 लाख की है, 50 लाख की है, 70 लाख की है, 90 लाख की है, या कई करोड़ों में है, उसका कोई वो नहीं है। ये रेट स्टैंडर्ड होता है परसेंटेज के लिहाज से, उसकी इनवॉइस वैल्यू या फिर उसकी करंट जो वैल्यू है। अगर तो आपकी गाड़ी बिल्कुल नई है, शोरूम से लेके आ रहे हैं, तो फिर वो इनवॉइस वैल्यू पे होगी। और अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, पहले से रजिस्टर्ड है और वो चलती जा रही है और आपने किसी से ख़रीदी है, या पहले बैंक के थ्रू इंश्योर्ड थी और अब बैंक की इंश्योरेंस ख़त्म हो गई है, लीज़ वगैरह, तो अब आप ख़ुद करवाना चाहते हैं, तो फिर उसकी करंट वैल्यू की बेस पे इंश्योरेंस होगी आपकी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो पहले साल तो करंट वैल्यू पे होगी, उसके बाद जो पहले साल प्रीमियम सेट हुआ था वही फिर अगले सालों के लिए चलेगा। तो इसमें डिफरेंट कंपनीज़ के हम रेट देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने नोट किया हुआ है तो मैं आपको देख के पढ़ लूँ, तो मैं ये साथ साथ पढ़ भी रहूँगा। तो UBL इंश्योरेंस जो है वो 1.65% पे आपको दे रहा है। इसी तरह पाक कतर जो है, ये इस्लामिक इंश्योरेंस है, तकाफुल इसको कहते हैं, ये 1.85% पे दे रहा है। फिर इसमें प्रीमियर इंश्योरेंस वाले हैं वो 1.7% पे दे रहे हैं। हबीब इंश्योरेंस, ये भी एक इस्लामिक है, ये 1.75% पे दे रहे हैं। UIC इंश्योरेंस 1.75 पे दे रहे हैं। जुबली इंश्योरेंस 2% पे दे रहे हैं। EFU इंश्योरेंस 2% पे दे रहे हैं। सेंचुरी इंश्योरेंस वाले 2.01% पे दे रहे हैं। अब ये 01 पता नहीं क्यों लगाया उन्होंने साथ। आदमजी इंश्योरेंस वाले जो है वो 2.25% पे दे रहे हैं। IGI इंश्योरेंस वाले 2.25% पे दे रहे हैं। अस्करी इंश्योरेंस वाले 2.25, सलाम इंश्योरेंस वाले 2.2% पे दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद TPL इंश्योरेंस वाले जो हैं वो 2.3% पे दे रहे हैं। तो जैसा कि जो मशहूर कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की जो पुरानी काम कर रही हैं, मसलन आदम जी, वो 2.25 टॉप के करीब है इनका रेट। IGI इंश्योरेंस इसका, इनका भी सबसे ऊपर वाले उसमें है।
EFU जो है ये भी काफ़ी पुरानी कंपनी है, इनका 2% है। तो इस तरह से जो है ना, और ये बाकी जो बैंक्स ने इंश्योरेंस कंपनीज अब बना ली हैं तो उनके थोड़े से कम रेट्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिए। जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ डिफरेंट, अब ज़ाहिर है एक बंदे के 2-3 कंपनीज़ के साथ ही हो सकते हैं। अगर तो वो पर्सनल जो घर के यूज़ की गाड़ियाँ उनकी बात करें तो जो मेरे पर्सनल हुए हैं जिन जिन कंपनीज़ के साथ, उनका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी आपको थोड़ा सा फिर अंदाज़ा भी हो जाएगा, आप और भी अपने फ्रेंड से आगे पीछे रिसर्च कर सकते हैं कंपनी चूज़ करते हुए। तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था वो EFU इंश्योरेंस के साथ था। अच्छा, ये थोड़ा सा पुराना एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस नहीं है। उनके साथ जो इंश्योरेंस हमने करवाई हुई थी अपनी गाड़ी की, ये तकरीबन 2007-8 की बात है। ये अब मैं काफ़ी पीछे चला गया हूँ, लेकिन आपको इससे ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने सारी जो ऑफिशियल मसलन सुजुकी की हमारी गाड़ी थी, और वो हमारे घर की गाड़ी थी, पेरेंट्स की गाड़ी थी मेरी, उन्होंने सुजुकी की जितनी भी ऑफिशियल वर्कशॉप्स उनको तो कवर किया हुआ था, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं मुख्तलिफ बड़े वेंडर्स, जैसे बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे एक वेब्रा के नाम से काफ़ी मशहूर थी, और भी काफ़ी जो बड़े नाम होते हैं, तो वो उनके साथ काम नहीं करते थे। उनका ये था EFU का उस वक्त कि वो सिर्फ ऑफिशियल डीलरशिप्स के साथ काम करते थे, और अगर आपको किसी इस तरह की प्राइवेट उससे वर्कशॉप से काम करवाना पड़ता था तो फिर उसका ये होता था कि आप उनको पहले इंस्पेक्ट करवा देते थे गाड़ी, फिर उसके बाद काम करवाने के बाद आप फिर वो बिल लेके उनके पास जाते थे, और वो फिर पहले पेमेंट आपको ख़ुद करनी पड़ती थी, फिर वो काफ़ी टाइम लगता था उसको प्रोसेस होने में, कुछ महीनों के बाद आपका वो आ जाता था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उनकी कोशिश ये होती थी, जब भी क्लेम के लिए मसलन मैं गया था 3-4 दफ़ा, इस तरह मेरा जाना हुआ केस ओवर द फ्यू ईयर्स, उनकी कोशिश ये होती थी कि वो एक अपना उन्होंने बंदा बिठाया हुआ था ब्लू एरिया के से मैंने करवाई हुई थी अपनी इंश्योर, तो उन्होंने वो एक अपनी वर्कशॉप रखी हुई थी। वैसे तो ऑफिशियल से नहीं करते थे, लेकिन अपना कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर बिठाया हुआ था। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे उसकी तरफ भेजा था, उसी से मैंने काम भी करवा लिया था, क्योंकि काम छोटा सा था, एक वो अगला फेंडर लगा था गाड़ी का। तो वो उन्होंने दरख्त के नीचे एक बंदा बिठाया हुआ था, और उस वक्त आके वो इंस्पेक्ट कर जाते थे, और फिर वो बिल वगैरह का भी एंड में नहीं देते थे। यानी कि वो एक होता है ना कि चलें ठीक है, अब आप काम करवा लें तो फिर हम इनके साथ डील कर लेंगे। तो वो मेरे ख्याल में जो आगे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका भी थोड़ा सा उसमें होता है कि चलें वो बिल शिल ज़्यादा बना लेंगे या कुछ। तो उस वक्त जो ब्लू एरिया की ब्रांच थी ना, आज से कई साल पहले, तो उन्होंने इस तरह की चीज़ रखी हुई थी। तो थोड़ी सी वो फ़र्स्ट टाइम तो मैंने करवा लिया उनके कहने पे, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने बड़ा फोर्स किया कि नहीं, ये आके जब आपकी दोबारा फिर लगेगी तो फिर आपको खुद ही मसला होगा, हम आप फ़िक्र ना करें, काम बहुत अच्छा करवा के देंगे। लेकिन मैंने फिर अपनी मर्ज़ी की जगहों से ही फिर नेक्स्ट टाइम 2-3 दफ़ा जब काम करवाने की ज़रूरत पड़ी थी तो करवाया था। 1-2 दफ़ा ऑफिशियल जगह से करवा लिया था, एक दो दफ़ा वेब्रा से करवाया था, लेकिन उस पर फिर ये था कि हमने पेमेंट खुद कर दी थी और फिर वो बाद में उनसे क्लियर करवा ली थी। उसके बाद फिर अगला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा पुराना नहीं है, वो तकरीबन 2 से 3 साल पुराना है। तो उसमें ये था, आदम जी के साथ मेरा था, तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने एक गाड़ी लीज़ पे ली थी। वैसे अब रिकमेंडेड नहीं है लीज़ पे, उस वक्त जो है ना वो 7% रेट चल रहा था, जो पाकिस्तान में है ना इंटरेस्ट रेट, वो सिर्फ 7% चल रहा था। और मैंने एक तो मैक्सिमम उनको पेमेंट कर दी थी शुरू में, और उसके बाद जो रिमेनिंग पेमेंट थी वो भी 2 साल के अंदर अंदर मैंने क्लियर कर दी थी। तो वो कार प्राइस का ओवरऑल बहुत कम, यानी कि 10 to 20% के अंडर ही मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा था। उस वक्त जो है ना जब लीज़ पे ली थी, तो उन जो ऑफिशियली बैंक की तरफ से, मीज़ान बैंक की तरफ से जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट था उनका आदम जी के साथ था। आदम जी का ये है कि वैसे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा, जब मैंने पहले दिन कॉल की तो उन्होंने एक तो 2-3 दिन लगा दिए जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको साइन करने में। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे टाइम दिया, मैं उधर पहुंचा उनकी वर्कशॉप पे, उसको कॉल किया तो वो घर सो रहा था। तो मैंने उससे कहा, हाँ भाई तुम आए नहीं, मुझे तो टाइम दिया हुआ था तुमने। तो वो कहता है आप गाड़ी अपनी छोड़ जाएं, इस तरह करें, शाम को आएँ और शाम को फिर कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर अब अगर तुमने शाम ही को आना है तो आगे वीकेंड आ रहा है, तो मैं गाड़ी अपनी ले जाता हूँ, फिर मंडे को ही आ जाता हूँ सुबह। फिर इस तरह हुआ कि फिर मैं जब मंडे को गया फिर भी वो बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन 1 घंटे के अंदर आ गया। लेकिन यह है कि उसको थोड़ा सा एहसास था कि पहले जो है मैं एक तो लेट आया हूँ और इस तरह की चीज़ें, यानी कि एक दिन उस दिन आया नहीं, तो उस दिन बड़े जल्दी ना उसने मेरा पूरा प्रोसेस करवा के
तो मुझे फ्री कर दिया। उसके बाद बस एक ही दफ़ा ज़रूरत पड़ी थी, तो वो कोई इतना मसला नहीं हुआ, अच्छा चल गया। बस ये है कि वो थोड़ा सा ना कमिटमेंट का मसला था। अच्छा, ना सिर्फ ये उधर कमिटमेंट में मसला था, जब मेरी लीज़ कंप्लीट हुई, यानी कि 2 साल के बाद ही कंप्लीट होगी लीज़, तो मैंने बैंक से सारी क्लियरेंस वगैरह करवाई। तो उसके बाद मैं चाह रहा था उसी इंश्योरेंस को ना कंटिन्यू करो। तो बैंक वालों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा वो उनकी आपको ख़ुद कॉल आएगी, आपने बस वेट करना है, तो वो ख़ुद हम जब उनको क्लियर करेंगे तो वो आपके साथ कर लेंगे। तो एक तो उन्होंने अपना बिज़नेस वहाँ से ज़ाया किया कि वो जब उनका वो हो गया तो उन्होंने मुझे कॉल नहीं की। अच्छा, दूसरा जब मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा जी आपको 4 to 5 वर्किंग डेज़ में कॉल आएगी, उसके बाद आपकी जो इंश्योरेंस कंटिन्यू करने के लिए फिर हम आपको बताएंगे। तो फिर आप अब प्रीमियम जो जमा करवाना चाहते हैं, अगले साल का प्रीमियम वगैरह बताएंगे सारा, तो वो फिर आप कर। अच्छा, वो 2-3 दिन गुजर गए, उनकी कॉल नहीं है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी और कंपनी से कांटेक्ट करूं, क्योंकि वो वाले लोग जिन्होंने पहले भी एक तो लेट किया था जब मुझे क्लेम की ज़रूरत पड़ी थी, और दूसरा इनका अपना बिज़नेस है, इनको एक बिज़नेस आ रहा है, तो वो लेने के लिए ये नहीं आ रहे, तो फिर मुझे बाद में ये तंग ना करे। मीनवाइल इससे 1 हफ़्ता पहले ही मेरी बात हो रही थी एक दोस्त के साथ, तो वो बता रहा था कि आजकल IGI का बड़ा अच्छा सिस्टम है, वो बड़ी अच्छी क्लेम दे देते हैं, और वो नो क्वेश्चंस आस्क्ड उनका क्लेम होता है, और मतलब अच्छा उनके रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है ये वो। तो जब उधर से कॉल नहीं आई तो फिर मैंने कहा चलो अभी वेट तो कर ही रहा हूँ, मैं साथ IGI को भी पूछ लेता हूँ, रेट्स वगैरह भी उनके पूछ लेता हूँ। मैंने IGI इंश्योरेंस वालों को भी कॉल कर लिया। वो जो है IGI इंश्योरेंस का बंदा जो है वो बड़ा क्विक रिस्पांस उन्होंने दिया। ज़ाहिर है उनका बिज़नेस आ रहा था, लेकिन बिज़नेस तो आदम जी वालों का भी आ रहा था, उन्होंने पता नहीं क्यों उसको किया था इग्नोर। खैर अगले ही दिन उसने जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेज दिया, सारी कैलकुलेशंस भी कर दी, और बहुत फास्ट थे, 1 दिन के अंदर अंदर वो सब कुछ हो गया। बस बात मेरे पे आ गई कि मैंने अब कैश ट्रांसफ़र करनी है, तो वो भी उन्होंने कंपनी अकाउंट मुझे भेजा। तो वो भी बड़ी सेफ़ चीज़ है, मैंने वेरीफाई करके कि ये कंपनी का अकाउंट है, तो उधर जो है मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उस लिहाज से भी जो IGI इंश्योरेंस है वो बड़ा सही था, और उसके तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मेरे पास आ गया उसका वो जो सारा पेपर वर्क है ना, वो सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है वो बना के भेज दिया। और दूसरा IGI की अच्छी बात यह है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताई है ना, थोड़ी देर पहले, कि उसमें आपकी कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसमें रेट्स वगैरह भी इंक्लूड होनी चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें जो कि आपका एक्ट ऑफ गॉड और ये वो, तो वो सब कुछ कम्प्रिहेंसिवली सब कुछ उसमें कवर्ड है। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे, ये मैंने मेंशन इसलिए किए हैं कि आप जब इंश्योरेंस के लिए जा रहे हों तो ये क्वेश्चन ज़रूर करें अपनी रिप्रेजेंटेटिव से, बल्कि अपने फ्रेंड्स वगैरह में, फैमिली में जिन ने इंश्योरेंस ली हुई है तो उनसे पूछें भी, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो ज़रूर आपको तसल्ली देने की बात करेगा, उसने तो इंश्योरेंस बेचनी है। तो ये कुछ सिनेरियोज़ आपके जहन में होने चाहिए कि आप जब कॉल करते हैं क्लेम के लिए तो वो क्या कितने जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वो ऑफिशियल वर्कशॉप से कवर्ड है या कौन कौन सी वर्कशॉप कवर्ड है। तो ये सारी चीज़ें अब आगे चलते हैं। इसमें आप देख लेते हैं कि इस्लामिक इंश्योरेंस की ऑफ़र्स कौन कौन सी। अब इसमें कुछ कंपनीज है जैसे पाक कतर तकाफुल, वो तो सिर्फ इंश्योरेंस इस्लामिक ही बेचते हैं जिसको तकाफुल कहते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज है वो दोनों प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो कंपनीज मैंने नोट की हैं, जो इस्लामिक इंश्योरेंस यानी कि तकाफुल भी ऑफ़र कर रही हैं आपकी गाड़ी के लिए। अच्छा, इसमें UIC इंश्योरेंस आ जाता है। पाक कतर जो है वो तो है ही तकाफुल सिर्फ, UBL जो है उसकी दोनों तरह की प्रोडक्ट्स हैं। हबीब इंश्योरेंस है, फिर IGI जो है इनका भी तकाफुल है, जुबली वाले हैं उनका भी तकाफुल की प्रोडक्ट है, आदम जी की भी है, इसी तरह सलाम तकाफुल भी है। लास्ट आप देख लेते हैं कि आप एक तो कुछ ईयर्स के लिए इंश्योरेंस ले रहे होते हैं ना, वो भी डिस्कस करते हैं कि क्यों कुछ ईयर्स के बाद आपको रुक जाना चाहिए एक जगह पे जाके। तो वो जब टाइम गुजर जाता है तो फिर आप किस तरह आप किसी भी इस तरह के एक्सीडेंट या इस तरह की चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये फाइनेंस के बारे में चैनल है, तो सारी मेरी वीडियोस वो होती हैं, तो वो भी एक ज़रूर आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा मैं उसके लिए। जब आप का क्लेम होता है, पहले साल आप क्लेम लेने जाते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, कोई भी पार्ट टूटता है, कोई भी लेबर वर्क होता है, वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन दूसरे साल वो 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तीसरे साल वो 20% करते हैं, चौथे साल वो 30% करते हैं। इस तरह वो डिप्रिसिएशन बढ़ती जाती है, और एक ख़ास टाइम आता है जब वो डिप्रिसिएशन 60% चार्ज कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी कोई लाइट टूट गई है तो इंश्योरेंस वालों ने 60% पैसे लाइट के आपसे लेने हैं और 40% वो देंगे।
अच्छा, उसमें लेबर वगैरह और डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है ना, वो दे देते हैं वो, लेकिन ज़्यादा मसला पार्ट्स का ही होता है, क्योंकि जो लेबर होती है वो पर पार्ट जो होता है ना वो 5,000 से 8,000, यानी कि आपका कोई दरवाज़ा डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ गई है या कोई फेंडर है या कोई बोनेट है, तो वो तकरीबन 5 से 8,000 के अंदर एक पीस हो जाता है। वो इतनी मसला नहीं होता कि उसके लिए आप इंश्योरेंस करवा के रखें, ज़्यादा मसला होता है पार्ट्स का। तो जब 5-6 साल गुजर जाते हैं और 60% आपको खुद ही देना पड़ रहा है, तो फिर साल का इतना ज़्यादा गाड़ी की प्राइस का 2% या 2.5% आपको प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना टाइम गुजर जाए कि 50% से ज़्यादा आपको देना पड़े या इवन 50% देना पड़े, फिर आप ये करें कि साल के शुरू में आप जितना प्रीमियम देते थे, यानी कि पहले 3-4-5 साल तो चलाएँ। जब नई गाड़ी है उसकी केयर का और अपने आप को बचा के रखने का तरीका यही है कि आप इंश्योरेंस पे चलें। लेकिन जब 4-5 साल गुजर गए हैं, उसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं कि आपकी का जितना एक प्रीमियम था ना और जिस टाइम पे आप वो जमा करवाते थे, उसको उठाएं और किसी फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में या जो मनी मार्केट या डेब्ट मार्केट के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर रख दें। उसमें ये होगा कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें ज़ाहिर इस्लामिक ऑप्शंस भी आते हैं। तो किसी इस्लामिक म्यूचुअल फंड में जो कि फ़िक्स्ड इनकम हो, मसलन 20% अगर इंटरेस्ट रेट है तो वो फिर 20% ना आपको हर साल का वो उसमें ऐड भी होता रहेगा। तो साल के शुरू में उतनी अमाउंट उठा के उसमें रख दें, फिर अगले साल फिर रख लें, या उसको इवन साल के शुरू में अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है तो आप वो नहीं करना चाहते, तो अगर आप मंथ टू मंथ जैसे जैसे आपकी अर्निंग हो रही है साथ साथ उसको डिवाइड कर लेना 12 मंथ्स पे, तो साथ साथ उसके अंदर रखते रहें। उसमें ये होगा कि आप एक तो तैयार होंगे, कुछ भी गाड़ी को होता है या कोई बड़ी चीज़ हो जाती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता, एक तो उसके लिए रेडी होंगे। दूसरा, अगर अच्छी बात है ना हो तो अगर आप बच भी जाते हैं और वो 4-5-6 साल आप जमा कर रहे हैं, तो वो आपकी जो अगली जब गाड़ी चेंज कर रहे हैं आपके लिए आप तैयार हो रहे हैं कि वही चीज़ उठा के आप फिर उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं तो सेविंग तो हो रही है ना आपकी उस लिहाज। अगर वैसे भी आपकी कोई ज़्यादा पुरानी गाड़ी और पहले से इंश्योरेंस नहीं थी उसकी, तो फिर भी आप ये वाली चीज़ जो है ना, ये आप उसको साथ एक माह पे आप गाड़ी की करंट वैल्यू ही देख लें कि 20 लाख की है या 30, 40, 50 जितने भी है, तो उसकी करंट वैल्यू के लिहाज से उसका पहले तो 2.5% मसलन ले लें या 2% ले लें, उसको डिवाइड करें 12 पे और उतने पैसे जमा करके अपने किसी भी मनी मार्केट फंड में या किसी भी डेली इनकम फंड में या मंथली इनकम फंड में डालते जाएं हर महीने। तो इस तरह से आप किसी भी इस तरह की कैटास्ट्रोफी के लिए रेडी होंगे। इस तरह से मुझे अब पूरे इस चीज़ को कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू किया तो इतनी चीज़ें बता दी हैं कि बस सारा टाइम कंक्लूजन में ही निकल जाना है। तो ये मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ आपको वैल्यू देने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो बाकी जो है पर्सनल फाइनेंस पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में और बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वगैरह के बारे में नॉर्मली मेरी वीडियोस होती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वो वीडियोस पहुंचती रहें। बाकी ये वीडियो जब मैं बनाने लगा था तो मेरा इरादा ये था कि 2-3 मिनट की कोई वीडियो बना देता हूँ, लेकिन मुझे तसल्ली तब तक नहीं होती जब तक वो एक पूरी वैल्यू ना प्रोवाइड कर दूँ मैं अपने व्यूअर्स को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Please hit like.